अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। ये एक पास पेपर का सवाल था, क्वेश्चन नंबर 18, जून 16, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें एक मसला ये हो सकता है कि पॉइंट नंबर 1 में जो परचेज कंसिडरेशन है ये रिकॉर्ड हो चुकी हुई है कि नहीं हो चुकी हुई है? तो आपको कहा था कि दोनों की बैलेंस शीट्स बाय डिफ़ॉल्ट सही होती हैं, अगर कोई एरर होगा तो बताया होगा। तो पॉइंट नंबर 1 के बिल्कुल लास्ट में लिखा हुआ है कि जो लैंड की ट्रांसफ़र थी वो रिकॉर्ड करते गलती हो गई है, बस। तो बाकी ठीक हुआ होगा फिर। तो इसलिए कैश वाली ट्रांजेक्शन, कैश इशू पेमेंट वाली और शेयर एक्सचेंज वाली हो चुकी होगी। अब इसका एक एतराज़ ये बन सकता है कि शेयर प्रीमियम तो आ नहीं रहा बैलेंस शीट में, तो कैसे पता वो रिकॉर्ड हो गया है? तो अदर रिजर्व्स आ रहे हैं, क्या पता उसमें आ रहा हो। अच्छा, और इसमें क्या पूछा था? मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन ओरिजिनल इफेक्टिव रेट पे ही करनी होती है। आप वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वाले चैप्टर में देखेंगे तो एसेट्स की मॉडिफिकेशन ओरिजिनल इफेक्टिव रेट पे ही करनी होती है। और क्या था इसमें? ये IFRS 5 की एक चीज़ थी, डिस्पोजल ग्रुप। तो डिस्पोजल ग्रुप पढ़ाया था। डिस्पोजल ग्रुप में क्या होता है कि जो उसमें एसेट्स होते हैं उन सबको इकट्ठे करके करंट एसेट्स में शो कर देते हैं, और जो उसमें लाइबिलिटीज़ होती हैं उनको करंट लाइबिलिटीज़ में शो कर देते हैं। और वो शो करना होता है कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में से लोअर पे। तो बस ये IFRS 5 का एक पॉइंट इसमें टेस्ट हुआ हुआ है। एसेट्स लाइबिलिटीज़ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एसेट्स को करंट एसेट्स में लिखते हैं और लाइबिलिटीज़ को करंट लाइबिलिटीज़ में लिखते हैं, नेट नहीं करते। और अगर आप में से किसी ने सवाल किया होता तो पूछ लेते, नहीं किया तो नहीं पूछ रहे। ठीक है, ग्रुप में पूछ लेना, किसी ने मैसेज पे पूछना हो तो। स्टेप एक्विजिशन बस डन। हमारी इन्वेस्टमेंट होती है 10% की और बाद में 45% अकाउंट करके सब्सिडी बनती है। पुरानी इन्वेस्टमेंट पे एक बैलेंस शीट में रिजर्व भी आ रहा है, उसका क्या करें? सिंपल इक्विटी इन्वेस्टमेंट थी और ये बैलेंस शीट में रिजर्व आ रहा है ओपनिंग बैलेंस में। फेयर वैल्यू थ्रू OCI थी और वो क्या रिजर्व आ रहा है? उसने फेयर वैल्यू रिजर्व के नाम से ना बैलेंस शीट में क्वेश्चन 8 में आइटम डाला हुआ है पाँच पेपर्स का। हाँ, तो ये वैसे मैंने कहा था करने को हैं? मेरे ख्याल में तो कहा था यार, नहीं कहा था? अच्छा, सिर्फ 1 जून 16 दिया था। अच्छा, क्वेश्चन 1 जून 16 दिया था। मैंने क्लास में जून 18 किया था। अच्छा, तो बस ठीक है। ये आज अगर कोई कर सके तो ये आज का होमवर्क। हाँ जी, वो मैंने अपने पास लिखा होता है। तो ये अगर आज कोई करना चाहे कर सके, कर लिया करें यार, कंसोलिडेशन का टाइम निकाल के। वैसे बिजी लोग हैं आप। ये एक सवाल दे रहा हूँ, अगर कोई करना चाहे को कर सके तो। पास्ट पेपर्स में 8वां ये स्टेप एक्विजिशन का एक और सवाल है। स्टेप एक्विजिशन का एक और सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8 पास्ट पेपर्स में। ये जून 11 का क्वेश्चन 1 है। हाँ, पुराना है जी काफ़ी, इसमें इसलिए मसले बहुत कम होंगे। 16 नंबर का सवाल है। तो ये कर लेते हैं अगर, तो कल फिर इसको कल पूछ लीजिएगा।
शेयर्स बेच देते हैं अब। अच्छा, शेयर्स बेचेंगे तो हो सकता है कि एस से 0 हो जाए, या फिर 0 से थोड़ा सा ऊपर, सादी इन्वेस्टमेंट, थोड़ा सा और ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर, जी सब्सिडरी को बेचना। और ये भी हो सकता है। ये सब डिस्पोजल है। अच्छा, स्क्रैप एक्विजिशन कर लिया तो ये फिर हो जाएगा। ये भी ऐसे ही मैं ज़बानी आपसे डिस्कस करता हूं और फिर जो जो केस कहता जाऊंगा पढ़ते जाइएगा। S20 बैलेंस शीट की बात करते हैं। अभी ईयर एंड पे खड़े हैं। अच्छा, ये टॉपिक ही तब है कि और भी एस हैं, वरना अगर एक ही एस थी वो भी 0 तो कंसोलिडेशन किस बात की हो रही, तो और भी एस हैं, बहुत अल्लाह का शुक्र है, और बहुत सारी एस हैं। एक एस है कोई जिसको ड्यूरिंग द ईयर बेचा है, एस से 0, तो कंसोलिडेशन करेंगे इसकी? ईयर एंड पे 0 नहीं है, अब ऐसी है, सारे शेयर्स बेच दिए, कंसोलिडेशन करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन किसी दौर में सब्सिडरी हुआ करती थी, तो इसको बेचने तक जितने अदर रिजर्व्स और रिटेन अर्निंग में हिस्सा था, वो अदर रिजर्व रिटेन अर्निंग में हिस्सा आएगा। अब नहीं है, जैसे पहले स्टेप एक्विजिशन के अंदर एक ओल्ड एस का कॉलम था, तो ये जब तक एस रही है, अच्छी यादें थी, तो अदर रिजर्व्स और रिटेन अर्निंग्स, इसका हिस्सा हमारी अदर रिजर्व रिटेन अर्निंग में आ जाएगा। और बेच दिया इन्वेस्टमेंट, तो पैसे भी लिए होंगे, तो इसको बेचने पे प्रॉफिट या लॉस होगा। पेरेंट ने इसको अपनी बुक्स में बेचना रिकॉर्ड किया होगा, लेकिन उसने क्या बेचना रिकॉर्ड किया होगा? बस शेयर्स, जो उसकी इन्वेस्टमेंट थी बस ने उसको बेचा होगा, तो उसने तो अपनी बुक्स में उस शेयर्स को बेचना ही प्रॉफिट रिकॉर्ड किया होगा। लेकिन ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बिका है? सब्सिडरी। ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से सब्सिडरी बिकी है, तो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट और है, और वो जो पेरेंट ने प्रॉफिट निकाला हुआ है वो और है। तो जो पेरेंट ने रिकॉर्ड किया हुआ है अपनी बुक्स में वो रिवर्स कर देंगे, और जो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल बनता है वो रिकॉर्ड कर लेंगे। वो कैसे बनता है वो थोड़ी सी साइंसी बात है, तो वो मैं आपको पेज से ही सिखाता हूं। तो S20 में क्या होगा? कंसोलिडेशन नहीं होगी। जिस दिन तक सब्सिडरी रही उस दिन तक के अदर रिजर्व्स रिटेन अर्निंग का हिस्सा रहेगा, और जो इसको बेचते हुए पेरेंट ने अपनी बुक्स में बेचना रिकॉर्ड किया हुआ है वो प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल रिवर्स कर देंगे, क्योंकि वो तो शेयर्स बेचने का प्रॉफिट है, हम तो सब्सिडरी बेचने का प्रॉफिट लाना चाहेंगे। उसकी जगह पर वो प्रॉफिट ले आएंगे जो सब्सिडरी बेचने पे। और ये कुछ मिलती जुलती सी बात है, जैसे पहले ए बेची थी, जब A2S था, A2S, तो उसमें क्या कंसिडर कर रहे होते हैं? ए बेच रहे होते हैं, तो ए को बेचने पे प्रॉफिट कैसे निकालते हैं कि आज अभी ए में वर्थ हमारी क्या होती। तो इसी तरह से हम सब्सिडरी बेच रहे हैं, तो सब्सिडरी बेचने पे क्या प्रॉफिट होगा वो मैं आपको वर्किंग से सिखाता हूं। तो ये है S20। कंसोलिडेशन नहीं होगी, NCI नहीं होगी, या होगी? NCI नहीं होगी, कंसोलिडेशन ही नहीं कर रहे तो। और जितने अरसे के अदर रिजर्व्स और रिटेन अर्निंग का हिस्सा था वो अदर रिजर्व रिटेन अर्निंग में आएगा, और जो पेरेंट ने इसका बेचना प्रॉफिट माना हुआ है वो निकाल देंगे, और उसकी जगह पर जो गेन ऑन सब्सिडरी बेचना है वो ले आएंगे। चैप्टर में है गुडविल तो कहीं नहीं आ रही होगी ना? कौन सी बुक्स थी पुरानी जिनका BD बैलेंस आ रहा था? कंसोलिडेशन तो हम कर रहे होते हैं। हाँ, क्या गुडविल की वर्किंग करनी पड़ेगी? हाँ, करनी पड़ेगी। पेज नंबर 44 पे आए, चैप्टर में पेज 44, चैप्टर में पेज 44। क्या क्या? नहीं, ये सवाल में ये एडजस्टमेंट एक कंसोलिडेशन के सवाल में ही होगी ना। चैप्टर में पेज 44 पहुंचे? पॉइंट 1 पढ़ लें, 2 पढ़ लें, 3 का A और B पढ़ लें, और 4 पढ़ लें। पहला केस बताया फुल डिस्पोजल, S से 0 फारिग। इसके अंदर पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 का A और B, और नीचे पॉइंट 4।
ये पढ़ लें। सिर्फ 3 का सी छोड़ के बाकी सब ठीक है। अच्छा, अब ना इस ये जो गेन ऑन डिस्पोजल की वर्किंग है ये समझाता हूं। गुडविल निकालते होते हैं हम ऐसे, बल्कि अगर मैं फिगर ले लूं तो 1000 और एनसीआई 200 और इसमें से माइनस करते हैं सब्सिडरी के नेट एसेट्स, और नेट एसेट्स 750 चलें। हम ऐसे गुडविल निकालते हैं, ठीक है। ये इस तरह से गुडविल निकलती है, 450 गुडविल आ जाएगी। इस गुडविल को ऐसे भी निकाल सकते हैं, 1000 इसमें से माइनस 750, इसमें से माइनस एनसीआई 550, ठीक है। इसको अगर इंटरप्रेट करें तो वो ये है कि हमने एस की इक्विटी में जो थी तो इतनी, लेकिन हमने इतना लिया, बाकी गैरों का था। एस की इक्विटी में से इतना गैरों का था, बाकी हमने लिया इतने का। किस दिन? एक्विजिशन डेट पे। तो हमने इतने एक्स्ट्रा पैसे दिए गुडविल। अब इसी को उलट करते हैं। हमने एक बार फिर सुन लें, एस की उस दिन इक्विटी इतनी थी, उस दिन किस दिन? जिस दिन शेयर खरीदे थे, इतना उसमें गैरों का था, हमने इतना खरीदा इतने में, तो एक्स्ट्रा पैसे आ गए गुडविल। अब इसको मैं बेचने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं। जिस दिन शेयर्स बेचे, इतने रुपए लिए, और इतने रुपए लेके हमारा क्या था जो हमने बेच दिया? उस दिन एस की इक्विटी कितनी थी? उसमें से इतना गैरों का था, बाकी हमारा इतना था जो इतने का बेचा, तो प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल आ गया। मैंने पहले गुडविल की वर्किंग की, पहले इस 200 को उधर लेके नीचे 450 फिर भी आ गया। ये बात समझ आई कि नहीं? मैंने गुडविल की वर्किंग को ऐसे बोला है कि जिस दिन एस के शेयर्स खरीदे थे, इतने पैसे दिए थे, और इतने पैसे देके क्या खरीदा था? उस वक्त एस की इक्विटी थी इतनी उसमें से एनसीआई की थी, हमने इतनी खरीदी थी, एस की इक्विटी से हमने इतना खरीदा था इतने पैसे देके, तो ये एक्स्ट्रा दिया था गुडविल। अब मैं इसी को डिस्पोजल के एंगल से बोल रहा हूं। जिस दिन हमने एस के शेयर्स बेचे, इतने पैसे लिए, लिखा इन्वेस्टमेंट है लेकिन अब मैं बेचने के लिए बोल रहा हूं। इतने पैसे लिए, इतने पैसे लेके हमने क्या बेचा? हमारे पास क्या था जो उतने पैसे लेके बेच दिया? एस की उस दिन इतनी इक्विटी थी, उसमें से इतना एनसीआई वालों का था, यानी हमने इतनी चीज जो हमारे पास थी एस की शक्ल में वो बेची इतने की, तो गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल। अच्छा, अब इसको कैलकुलेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फिगर कैसे निकालें? उस दिन सब्सिडरी की जो इक्विटी थी, और क्योंकि हम ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो उसमें वो एडजस्टमेंट्स भी डालने जो हमने डाली नहीं है, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन, ये क्या है? उस दिन अगर एनसीआई की वर्किंग करते और वो वर्किंग कैलकुलेट होती, ये वो है। यानी ये फिगर्स आप कैलकुलेट ऐसे कर रहे होंगे कि उस दिन अगर बैलेंस शीट बनती तो एस की इक्विटी क्या होती, उस दिन अगर एनसीआई की वर्किंग, उस दिन किस दिन? उस दिन एनसीआई की वर्किंग करते तो ये फिगर क्या होती? ये हम एस के ओल्ड कॉलम्स लेके करेंगे, और ये फिगर जितना कैश मिला उसमें से माइनस करेंगे तो गेन ऑन डिस्पोजल आ जाएगा। पेरेंट ने अपनी बुक्स में भी कुछ गेन रिकॉर्ड किया होगा, उसने तो ये रिकॉर्ड किया होगा कि शेयर्स खरीदे कितने के थे और बेचे कितने के, लेकिन वो उस पेरेंट की हद तक ठीक है, वो उसकी रिटेन अर्निंग में आ रहा है, हमें वो नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए, तो वो रिवर्स कर देंगे, ये रिटेन अर्निंग्स में रिकॉर्ड कर देंगे। तो ये जो सी में वर्किंग की हुई है वो ये की हुई है।
हाँ जी, ये वर्किंग ओके। बाकी फिर मैं भी मास्टर क्वेश्चन कराता हूं तो उनको कैलकुलेट करना सीखते हैं। अच्छा, अब आगे केसेस बनाते जाते हैं। ये रिपीट कर रहा हूं, कोई कंसोलिडेशन नहीं, कोई एनसीआई नहीं, लेकिन जिस दिन तक बेचा उस दिन तक के अदर रिजर्व में हमारा हिस्सा, रिटेन अर्निंग में हमारा हिस्सा, वो शामिल होगा। और जो पेरेंट ने बेच के प्रॉफिट रिकॉर्ड किया वो रिवर्स कर देंगे, और प्रॉपर सब्सिडरी बेचने पे जो गेन है वो रिकॉर्ड कर हैं, कैरिंग अमाउंट ना, यानी उस दिन तक अगर कोई इंपेयरमेंट हो चुकी हुई थी तो वो भी माइनस कर लें। अब वो सवाल कराते हुए बताऊंगा कि यहां से माइनस करनी है, यहां से माइनस कर लें, या ऊपर रिटेन अर्निंग से माइनस करनी है वहां से माइनस कर लें, वो मैं सवाल कराते हुए बताऊंगा। गुडविल की वर्किंग बहरहाल करनी पड़ेगी क्योंकि इस गेन में गुडविल भी लानी है। इसमें क्या फर्क पड़ेगा, सब्सिडरी बहरहाल नहीं रही तो कंसोलिडेशन नहीं होगी, एनसीआई नहीं बनेगी, और उस दिन तक अदर रिजर्व्स और रिटेन अर्निंग का हिस्सा अपने हिस्से में शामिल कर लेंगे। सब्सिडरी बहरहाल नहीं है तो ये वर्किंग ऐसे ही करेंगे, लेकिन सब्सिडरी सारी ही गई। जैसे अगर 70% शेयर्स थे, एस पूरी, 30% एनसीआई, 70%, लेकिन बेच हम 60% रहे, तो कैश तो ऊपर आ रहा होगा 60 का, लेकिन बाकी 10% वो हमने अपने पास रिटेन कर ली। तो ऐसे ही है कि पूरी 70 बेची फिर 10 खरीद ली, 70 थी 60 बेच दी, तो ये हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे पूरी 70 बेची, क्योंकि सब्सिडरी गई ना, और 10 खरीद ली, तो उस दिन 10 कितने की खरीदी होगी, जो उस दिन फेयर वैल्यू होगी। तो देख लें अगले पेज पे सेम वर्किंग है, बस सिर्फ यहां पर इन्वेस्टमेंट के साथ एक लाइन और आ गई, फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट रिटेन्ड। ये अगले पेज। अच्छा, एसओसीआई वाली बात अभी रहने दें, किधर गई, वो तो है ही नहीं। हाँ, एसओएफपी ही चला रहा हूं मैं अभी। ये सिनेरियो 2 देख लें, सिनेरियो 2 पढ़ लें सारा, क्योंकि इसकी ना एसओसीआई में एक फॉर्मेट की ही सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ जाता है, तो इसलिए मैं पहले सिर्फ एसओएफपी पढ़ा रहा हूं, सिर्फ एसओएफपी की प्रैक्टिस करा रहा हूं। एसओसीआई फिर शायद कल, प्रॉब्ली कल। जी जी, इसी वर्किंग में, यानी इसी वर्किंग में ही उसका अपडेट करना, वो इस प्रॉफिट में कवर हो जाएगा। अगला सिनेरियो देखें, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 4 सब सेम है, पॉइंट 3 ए बी सी सब सेम है। सी में सिर्फ ये गेन और डिस्पोजल की वर्किंग के अंदर एक लाइन इधर बीच में और आ गई कि इतने पैसे मिले और इतनी वर्थ है उस इन्वेस्टमेंट की जो हमने रिटेन कर ली। अच्छा, अब ये ड्यूरिंग द ईयर हमने काम किया होगा, ईयर एंड पे अब वो IFRS 9 की इन्वेस्टमेंट है, उसको फिर अपडेट करना होगा। पॉइंट नंबर 4 मैंने ये लिखा हुआ है कि अगर ड्यूरिंग द ईयर ये बेची है तो अब वो जो सादी इन्वेस्टमेंट रह गई है उसको ईयर एंड पे आके फिर से IFRS 9 के मुताबिक अपडेट करना होगा। तो वो अगर पी ने नहीं किया हुआ तो अब हम कर देंगे, ये मैंने पॉइंट 4 में लिखा हुआ। वो तो डिपेंड करेगा कि हमने क्लासिफाई किस तरह कर रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है ना, वो तो नहीं कि फेयर वैल्यू पे होती है, या तो फेयर वैल्यू थ्रू P&L होती है या OCI होती है। बाकी सवाल करेंगे तो वैल्यूज के साथ बेहतर आ जाएगी समझ, लेकिन अब आप चूंकि स्टेप एक्विजिशन कर चुके हैं सवाल, तो अब ये खुद बना सक रहे होंगे अगर कोशिश कर रहे होंगे केस। सब्सिडी नहीं रही, ये कैसे निकलेगा? S2A सब्सिडी बहरहाल नहीं रही, तो ये कैसे निकलेगा? सब्सिडी गई, वही से पहले जो था, जितने कैश मिला फेयर वैल्यू ऑफ जो अब रिटेन कर लिया, 70% था, 45% बेच दिए, 25 रह गए पीछे, सब्सिडी थी एसोसिएट पे गिर गई आके। तो ये वर्किंग ऐसे ही होगी, इन्वेस्टमेंट नहीं सॉरी, जितना कैश मिल रहा है और फेयर वैल्यू ऑफ जो इन्वेस्टमेंट रख ली, अदर रिजर्व्स के भी रिटेन अर्निंग के भी, दो दो टुकड़े, इस रेंज में एस वाला रेट, इस रेंज में ए वाला रेट, क्योंकि सब्सिडरी के अदर रिजर्व रिटेन अर्निंग में भी हिस्सा लेना है और एसोसिएट के अदर रिजर्व और रिटेन अर्निंग में भी हिस्सा लेना है। इतना अरसा सब्सिडरी रही, अब ए है, तो इतने अरसे के ऊपर सब्सिडरी वाला रेट, इतने अरसे के ऊपर एसोसिएट वाला रेट।
जैसे स्टेप एक्विजिशन में ए से एस पे जा रहे थे तो उसमें भी ऐसे ही कर रहे थे, अब एस से ए पे आ रहे हैं, तो जिस रेंज में एस है उस रेंज के अदर रिजर्व्स और रिटेन अर्निंग में एस वाली रेट, और जिस रेंज में एसोसिएट है उस रेंज पे एसोसिएट वाला परसेंटेज। और अब चूंकि एसोसिएट हमारी बुक्स में आ गई है तो उस पर फिर अब से ऑनवर्ड इक्विटी मेथड लगना शुरू हो जाएगा। ये सिनेरियो 3 पढ़ लें। जी केस 3 मैंने कहा पढ़ लें। हाँ जी केस 3 डन। छोटे एस से बड़ा एस, छोटा एस था बड़ा एस हो गया, क्या करते थे? गुडविल वही पहले वाली जो छोटे एस पे होती थी, अदर रिजर्व रिटेन अर्निंग के 2 टुकड़े, और एनसीआई की वर्किंग नए शेयर पे, और एक एडजस्टमेंट इन इक्विटी थी कि जितने पैसे हम दे रहे हैं और उसके बदले एनसीआई कम हो रही है। अब एस की हवा निकाल के छोटा एस कर लेते हैं, तो सब कुछ वैसे ही होगा, यानी कंसोलिडेशन अब भी होगी, गुडविल अब भी कौन सी पुरानी वाली, एनसीआई की वर्किंग अब भी नई परसेंटेज पे, और वो जो एडजस्टमेंट इन इक्विटी थी पहले थी डिक्रीज इन एनसीआई और हम जो पैसे दे रहे थे, अब क्या होगी? हम जो पैसे ले रहे हैं और इंक्रीज इन एनसीआई, बिल्कुल सेम वैसे ही होगा। 4 भी पढ़ लें, केस 4। ये 70 से 60 पे जा रहे हैं, 70 पे थे, 10 बेच के अब 60 पे जा रहे हैं, तो ये एस था और अब भी एस ही है। हाँ जी चलें, पढ़ लिया बहुत सारा आपने। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आ जाएं, पेज 109 पे।
पेज 109 प्रैक्टिस मास्टर क्वेश्चन। चलो शुक्रिया। सर वो एसेस बना रहा हूँ, सब्सिडरी की आगे इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है। तो पहले जो पी की इन्वेस्टमेंट थी उसमें 30%, ठीक है। पी ने एस में इन्वेस्टमेंट की हुई थी 30%, तो एस किस बात की है वो? एसएस में। अच्छा, पी की डबल एस में 30% है। हाँ, सब्सिडरी ने इन्वेस्टमेंट करके ड्यूरिंग द ईयर, तो हमने उसमें तो रिटेन अर्निंग की हमने सीधी वर्किंग की है, वो तो सिर्फ ग्रुप के लिहाज से करते हैं। उसमें वो पी का जो कंट्रोल है 30%, उसको कंसीडर नहीं किया हमने। एसोसिएट किस सवाल की बात कर रहे हो? कहाँ पर? किसी सवाल में पूछ रहे हैं या वैसे ही पूछ रहे हैं? ये 14 में है इस टाइम। अटेम्प्ट बताएं। आवाज़ कम है, मुझे लग रहा है मुझे ज़्यादा बोलना पड़ रहा है। मैंने फुल की हुई है वैसे तो, हैं? नहीं, मेरे पास ऑलरेडी फुल है। नहीं सर, मेरे से साउंड क्वेश्चन वैसे ही है मेरे ख्याल में। नहीं, मैंने तो ऑलरेडी फुल किया हुआ है। हाँ, अटेम्प्ट कौन सी है? बेहतर होगी आवाज? ठीक ठीक ठीक। अटेम्प्ट कौन सी है जो कह रहे हैं? इसका क्या मामला है? ये क्या कहा था मैंने कि नहीं कहा था? या पहले एक दफ़ा दिया था मैंने ये? तो इसमें आप कह रहे हैं कि क्या नहीं किया? हाँ ठीक है, सब्सिडरी बन गई। हाँ, तो इसको हमने ए टू एस क्यों नहीं किया? ये मैंने बताया था ना, ये आपको मैंने जब कॉम्प्लेक्स ग्रुप पढ़ाए थे तो मैंने कॉम्प्लेक्स ग्रुप के रास्ते से ये करवा दिया था। फिर उसके बाद जब उसको स्टेप एक्विजिशन ए टू एस कराया था तो मैंने कहा था अफजल तरीका ए टू एस वाला है। ये जो पास में 2 सवालों में हो गया ऐसा, मैं उस वक्त चूंकि आपको पढ़ा कॉम्प्लेक्स ग्रुप रहा था, एक मैंने सवाल खुद बोर्ड पे किया था, वो 2019 का सवाल था शायद, और एक उस वक्त मैंने ये होमवर्क दिया होगा। तो इन 2 सवालों में आईकेएफ ने उसको ए टू एस करने की बजाय बस सारा का सारा ही प्रॉफिट अपडेट करने पे लगा दिया था। लेकिन मैंने आपको जब ए टू एस स्टेप एक्विजिशन कराई थी तो कहा था कि अफजल तरीका यही है कि आप ए टू एस करें। उन सवाल में मैंने इसलिए नहीं उलझाया था कि बस मैं वो कॉम्प्लेक्स ग्रुप के हिसाब से सवाल करा रहा था, वरना उनमें भी सही तरीके से ए टू एस ही होना चाहिए था। हाँ, इसका सही तरीका ए टू एस ही है। क्या हो गया भाई? इसका सही तरीका ए टू एस ही है। हाँ जी, मास्टर क्वेश्चन ए क्या है भाई? पढ़े ही नहीं सवाल? प्रैक्टिस क्वेश्चन में 109 पेज पे मास्टर क्वेश्चन।
डिस्पोजल का मास्टर क्वेश्चन पार्ट ए, सॉलिड एज एट, पार्ट ए कर रहा हूं, एज एट 30 जून 2020, नॉन करंट एसेट्स करंट एसेट्स नॉन करंट लायबिलिटीज हैं कोई? करंट लायबिलिटीज, अच्छा क्या क्या है? पीपीई, अच्छा आप देखें, एक सब्सिडरी है लिक्विड और एक सब्सिडरी है गैस, लेकिन वो बेच दी इस साल, तो बस सिर्फ लिक्विड ही है, यानी पी प्लस सॉलिड प्लस लिक्विड की गैस भी साथ, तो क्या क्या है बताएं? 75 और 89, और कोई नॉन करंट? इन्वेस्टमेंट ही है बस, वो भी उन्हीं में ही है बस। चले, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स कितना? 20 प्लस 25, शेयर कैपिटल और क्या है? अदर रिजर्व्स, रिटेन अर्निंग्स, एनसीआई। करंट लायबिलिटीज सॉलिड और लिक्विड 19 प्लस 19, गुडविल अदर रिजर्व्स कितने आ रहे हैं बैलेंस शीट में? 14, 7, ये करते हैं अभी, ये मैं भी नहीं लिखा। अच्छा, इसी तरह से रिटेन अर्निंग्स, कितनी आ रही है रिटेन अर्निंग्स? 82, 58, वो ठहर के करते हैं। जी जी, सब सीफैब में तो ठीक होता है, आपने रिपोर्टिंग पढ़नी है तो बेट। अरे इन्वेस्टमेंट्स थी ना यार, इन्वेस्टमेंट्स हैं तो सही, सिर्फ ये लिक्विड और गैस में तो इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, और भी होंगी कोई। 70 और 10, चले। गुडविल, पेरेंट ने शेयर्स खरीदे थे लिक्विड के 80% और गैस के खरीदे थे 70%। लिक्विड के 80% कितने के खरीदे थे? तो इन्वेस्टमेंट 48, और गैस के कितने के खरीदे थे? 30, 600। एनसीआई फेयर वैल्यू पे उस वक्त एनसीआई कितनी थी? 11,200 और 13,500। कैपिटल 40,000 और 30। अदर रिजर्व्स, लिक्विड में इसने खरीदे थे 1 जुलाई 17 को, तो नीचे वाले टेबल में 1 जुलाई 17 वाली फिगर्स दी हुई हैं। अदर रिजर्व्स 4,500
और रिटेन अर्निंग्स 8,000। गैस में शेयर खरीदे थे 1 जुलाई 18 को, तो 1 जुलाई 18 की फिगर्स दी हुई हैं 2,000 और 10,000। और फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट ऑफिस बिल्डिंग की ज्यादा थी फेयर वैल्यू बुक वैल्यू से। लिक्विड 1 जुलाई 17 को खरीदी थी, तो उसी दिन की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट दी हुई है 3,000। यहां ऐड और पीपी में ऐड, और इसकी भी थी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट 2,000 के 1,300। 2,000 क्योंकि गुडविल तो हम 1 जुलाई 18 की कैलकुलेट कर रहे हैं। 2,000 यहां ऐड, और ये सब्सिडरी बिक रही है, इसको नहीं पीपी में करना ऐड। बस ये हम गुडविल निकाल रहे हैं क्योंकि जो गेन ऑन सब्सिडी के डिस्पोजल है उसमें चाहिए गुडविल। ये डब्बे बंद करते हैं। 55500 इधर 44,000, तो गुडविल हो गई 3,700 3,100। और इसमें क्या है गुडविल के अलावा? इम्पेयरमेंट। तो इम्पेयरमेंट लॉस कितना? $370 और 310। एनसीआई फेयर वैल्यू पे है, इसलिए यानी सब्सिडीज में से लेस। 3330 2790। इधर क्या लिखूं? क्या इसको हम ईयर एंड तक कर रहे हैं कंसोलिडेट? नहीं, ईयर एंड तक कर रहे होते तो हम ईयर एंड की रिटेन अर्निंग लिखते, तो ईयर एंड तक तो नहीं कर रहे। कहां तक कर रहे हैं? डिस्पोजल डेट तक। जैसे आपको जो पुराना और नया एस कॉलम बनाना सिखाया था, इसको खरीदा कब था? 1 जुलाई 18। फिर हम खड़े हैं 30 जून 20 पे, लेकिन इसको बेच दिया हुआ है 1 जनवरी 20 पे, तो ये वाला काम तो रेलिवेंट ही नहीं है। तो इसलिए ये जो सब्सिडी की कुल जिंदगी रही, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये क्लोजिंग पॉइंट। इसके बाद तो रही नहीं ना। वो तो जब हम 2 कॉलम बना रहे होते थे सब्सिडी के, तो मैंने फिर ये 3 फिगर्स ली थी। पुराने के लिए दिस माइनस दिस कर रहे थे, और न्यू के लिए दिस माइनस दिस। तो अब तो न्यू है ही नहीं, अब तो ये है ही नहीं इसके लिए। तो इस दिन क्या थी रिटेन अर्निंग्स? अच्छा, इस दिन क्या थी?
10,000। इस दिन रिटेन अर्निंग्स क्या थी? पैट का हाफ ऐड कर दो। यहां से यहां आने के लिए आपको 1.5 साल लाना पड़ेगा बीच में, और 19 का तो पैट दिया ही नहीं मैंने। फिर वापस आ लेते हैं। यहां कितनी है रिटेन अर्निंग जो बैलेंस शीट में है? 44। यहां से यहां आ जाते हैं। कितना है ये? 6 महीने। तो 20 में पैट कमाया है इसने 12,000, तो 6 महीने निकाल देते हैं, 6,000 निकाल देते हैं, तो ये आ जाएगा 38,000। ये यहां लिखेंगे 38। जिस दिन इसको बेच रहे हैं उस दिन की रिटेन अर्निंग, उस दिन के अदर रिजर्व बस। क्योंकि जिस दिन इसको बेचा उस दिन तक के अदर रिजर्व तो रिटेन अर्निंग में हिस्सा लेना है, तो वही इसका क्लोजिंग पॉइंट है। ये 38 कैलकुलेट किया है, 44 में से 6 महीने का प्रॉफिट निकाल दिया। ये ऐसे निकाला 38। और प्री 8,000 और 10,000। इसी तरीके से अदर रिजर्व्स, यहां क्या लिखूं क्लोजिंग पॉइंट? नहीं, अदर रिजर्व्स। जब इसको खरीदा था 1 जुलाई 18 को, तो उस वक्त अदर रिजर्व्स थे 2। 30 जून 20 पे दिए हुए हैं 5, लेकिन हमें यहां इस पॉइंट का चाहिए 1 जनवरी 20। तो 5,000 ही था, क्योंकि इधर कमाया ही कुछ नहीं, ओसीआई आइटम ही कोई नहीं है, ये लिखा हुआ सवाल में। तो इसलिए इस दिन भी फिर 5 ही थे। तो इस दिन यानी क्लोजिंग पोजीशन इसकी 5 थी, और लेस प्री एक्विजिशन 4,500, 2,000। देखें, जैसे मैंने भी रिटेन अर्निंग में किया कि 44,000 यहां की थी, हमें 1 जनवरी की चाहिए थी, तो इस दिन इतने अरसे के प्रॉफिट्स को रिवर्स कर दिया। अब अदर रिजर्व में ओसीआई आती है, तो ओसीआई कमाई ही कोई नहीं 2020 में। तो जो अभी बैलेंस शीट में 5,000 आए हैं, 6 महीने पहले भी वो 5,000 ही थे, क्योंकि 2020 में कोई नहीं ओसीआई कमाया, लिखा हुआ पैट के साथ ही लिखा हुआ। तो डिस्पोजल वाले सवाल में जो सब्सिडरी बिक रही होगी उसकी रिटेन अर्निंग्स और अदर रिजर्व्स बैलेंस शीट वाली फिगर के नहीं उठाने, फिर डिस्पोजल डेट वाली फिगर लेनी। अच्छा, एक तो एडजस्टमेंट की, ये एम्पेयरमेंट की। एम्पेयरमेंट को इधर से लेस कर देते हैं। अगर एनसीआई प्रोपोर्शनेट पे होती तो इधर से करते दोनों, एनसीआई फेयर वैल्यू पे है तो यहां से 370 और 310। और क्या है इस सवाल में? फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की एक्स्ट्रा डेप्शन। हाँ जी, अगर इंपेयरमेंट 30 जून 20 की होती तो इसकी इंपेयरमेंट ही ना होती, क्योंकि ये तो 30 जून पे मौजूद ही नहीं है, तो वो होती ही सिर्फ इसकी। अगर 30 जून 20 पे इंपेयरमेंट टेस्ट किया होता तो इसकी तो इंपेयरमेंट टेस्टिंग ही ना हो रही होती ना, ये तो 30 जून 20 पे मौजूद ही नहीं है, फिर सिर्फ इसकी हो रही होती। इसीलिए मैंने वो पिछले साल की इंपेयरमेंट दी। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट का क्या करना है? एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन, एक्स्ट्रा डेप्रीसिएशन। इसको कब खरीदा था लिक्विड को? 1 जुलाई 17, जून 18, जून 19, जून 20। तो इस 3,000 के ऊपर 3 साल। तब कितनी लाइफ थी? 8। $11.25 यहां से लेस, एक्स्ट्रा डेप्थ चार्ज कर रहे हैं, और पीपीई में से लेस। और इसके ऊपर कितने साल? इसकी रिमेनिंग लाइफ
8 आई थी, 2000 डिवाइडेड बाय 8, 1 जुलाई 18, 23 जून 19 और 1 जनवरी 20, 1.5 साल। क्योंकि ये एंड कर दिया ना हमने इसको, 1 जनवरी 20 क्लोज कर दिया इसको, तो 1 जनवरी 20 तक बस। कितना? यहां से लेस और बस, पीपी में तो रखा ही नहीं इसको। चलें, ये सारी सवाल की इंफॉर्मेशन यहां डाल ली है। अब मैं आपको वो गेन ऑन डिस्पोजल बताता हूं। उससे पहले इसमें बताएं, कुछ पूछना है तो। जब हमने गैस को कंसोलिडेट ही नहीं किया तो इसलिए इसकी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट और इसकी डेप्रिसिएशन वहां नहीं लिखी हमने पीपी में। यहां तक ओके? फोर 8 5 2 7 करंट लायबिलिटी में कुछ था ही नहीं, तो ये जगह चाहिए मुझे। वर्किंग फॉर गेन ऑन डिस्पोजल निकालते हैं सब्सिडरी बेचने पे। हाँ जी, कितने की बेची? कंसिडरेशन रिसीव्ड, ये रिक्वायरमेंट ए में लिखा हुआ है कि सारे शेयर्स बेच दिए 28 रुपए का एक। सारे शेयर्स थे कितने? गैस के शेयर्स लिए कितने थे? 70% यानी 2100। तो 2100 शेयर सारे के सारे बेच दिए 28 का एक। 58800। और उस वक्त हम कितनी इक्विटी के मालिक थे? उस वक्त एस की इक्विटी थी कितनी? इसका तरीका जैसे गुडविल करते हैं कि एक्विजिशन डेट पे ये क्या था, अब हम निकाल रहे हैं कि डिस्पोजल डेट पे ये क्या था। तो डिस्पोजल डेट पे कैपिटल 30 था, डिस्पोजल डेट पे अदर रिजर्व्स 5000 थे, डिस्पोजल डेट पे रिटेन्ड अर्निंग्स 38। जो हम गैस का कॉलम अदर रिजर्व रिटेन अर्निंग बना चुके, देखें मैंने ना इसलिए बात शुरू ही गुडविल की वर्किंग से इसको रिलेट किया था कि जैसे हम ये वाली फिगर्स किस डेट की लिख रहे होते हैं? एक्विजिशन डेट की। तो अब हम कौन सी फिगर्स लिख रहे हैं? डिस्पोजल डेट की। और ये हमने उसी डेट के ऊपर ही बनाए हैं। ये रिटेन अर्निंग अदर रिजर्व ऑलरेडी निकाल लिए हैं। अच्छा, ये तो हो गई उसकी बुक्स की फिगर्स। हमने मजीद क्या एडजस्टमेंट्स किए? नींद आ रही बहुत। ये जो अभी फिगर्स लिखी हैं ये तो उसकी बुक्स की हैं, ये फिगर्स तो उसकी बुक्स की हैं। तो हमने जो जो एडजस्टमेंट्स की तब से लेके आज तक, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की कितनी? 3000 नहीं 2000। और ये तो उस वक्त की थी। उसके बाद क्या क्या किया? गुडविल नई रिकॉर्ड खुद से की कितनी? अच्छा, मैं अभी 3100 लिख रहा हूं,
फिर आपको मैं इसका एक और तरीका बताता हूं, फिर आपको जो उसमें से आसान लगे वो रखिएगा। ये बात मैं दोबारा बता रहा हूं क्योंकि ये चीजें ना भूल जाती हैं, इसलिए मैं इनको रिपीट कर रहा हूं। गेन ऑन डिस्पोजल कैलकुलेट कर रहे हैं जिस दिन शेयर्स बेचे उस दिन, जितने पैसे लिए उस वक्त एस की इक्विटी कितनी थी। जिस तरह गुडविल की वर्किंग में हम एस का कैपिटल, अदर रिजर्व, रिटेन अर्निंग लिख रहे होते हैं एक्विजिशन डेट वाले, अब हम लिख रहे होंगे कैपिटल, अदर रिजर्व, रिटेन अर्निंग डिस्पोजल डेट वाली। प्रीमियम होता तो वो भी लिखते। फिर उसके अलावा ये तो उसकी बुक्स की फिगर है, हमने इसके साथ क्या क्या काम किया था। तो हमने फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की थी, जो जो हमने खुद एक्स्ट्रा कंसोलिडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किया था वो सब भी यहां लिखेंगे। 2000 की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की थी, गुडविल भी हमने खुद ही क्रिएट की थी 3100 की, और क्या किया हमने, इधर गुडविल को इंपेयर किया और एक्स्ट्रा डेप्शन चार्ज की। ये वो है जो सब हमने खुद किया है एक्स्ट्रा। 375 और गुडविल की इंपेयरमेंट 310। ये है जो उस वक्त हम एस की इक्विटी को काज कर चुके हुए थे। ये उसकी बुक्स की फिगर, जिस तरह ये उसकी बुक्स की फिगर होती है, ये डिस्पोजल डेट की बुक्स की फिगर। फिर इसके बाद हमने खुद से क्या क्या कंसोलिडेशन में किया था, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की थी, उसके अलावा जो रिटेन अर्निंग के अंदर एडजस्टमेंट्स की थी, ये सब वो है जो हमने खुद किया हुआ था। उस वक्त एस की इक्विटी ये थी जब हम इसको बेच रहे थे। अच्छा, अब ये जो मैंने यहां ये दोनों फिगर्स ली हैं, अगर आपने ये ऐसे ही याद रखना है ना, जो मुझे भी पढ़ाते हुए लग रहा है, क्योंकि उस वक्त मैंने जो लिखा हुआ था वो मैंने एक डिफरेंट बात लिखी हुई थी, लेकिन अब मुझे पढ़ाते हुए लग रहा है कि उसको मैं ऐसे बताऊंगा तो ज्यादा आसानी हो जाएगी। अगर ऐसे याद रख लें कि जिस तरह गुडविल की वर्किंग में ये 3 फिगर्स उस वक्त की फिगर्स लेते थे, अब डिस्पोजल डेट की फिगर्स लेंगे, और उसके बाद गुडविल की वर्किंग, अदर रिजर्व्स की वर्किंग, रिटेन अर्निंग की वर्किंग, जो जो हमने इसके कॉलम में खुद से किया वो साथ शामिल करेंगे। और गुडविल भी, अगर आप गुडविल की 3100 की बजाय 2790 लेना चाह रहे हैं, जो कि मैंने बुक में लिखा हुआ है, फिर 375 नहीं लेना, 310 नहीं लेना, बताओ डबल डबल हो जाएगा। अगर यहां पर 3100 की बजाय आपने 2790 लिखना है ना, तो फिर 310 लेंगे तो डबल हो जाएगा। तो मैंने जो लिखा हुआ है नोट्स के अंदर, मैंने वो कैरिंग अमाउंट ऑफ गुडविल लिखा हुआ है, और फिर मैं बताते हुए समझाता कि चूंकि वो कैरिंग अमाउंट लिख रहे हैं इसलिए हम ये रहने देंगे। तो अब मुझे लग रहा है कि ये ज्यादा आसान है कि ये फिगर भी लिख लें, ये गुडविल भी लिख लें, और जो जो रिटेन अर्निंग के कॉलम में लिया है वो लिख लें। तो मुझे अब ये ज्यादा आसान लग रहा है कि गुडविल गुडविल वाली लिख लें, और जो जो इस, वरना पहले मैंने जो नोट्स में लिखा हुआ है, मैंने ये लिखा हुआ है कि 2790 गुडविल लेंगे, और मैंने समझाते हुए बताना था कि रिटेन अर्निंग में से सारी चीजें एक एक करके उठा लेंगे इसके अलावा। तो अब ऐसा कर लेते हैं, जो मुझे एज अ स्टूडेंट भी आसान लग रही है बात, कि ऐसे याद रख लेते हैं कि ये तीनों चीजें डिस्पोजल डेट वाली, और फिर गुडविल की वर्किंग, अदर रिजर्व्स की वर्किंग, रिटेन अर्निंग की वर्किंग, जो जो कुछ भी हमने इसमें एडजस्ट किया हुआ था वो सब हम यहां पर कर देंगे। रिटेन अर्निंग में जो जो कुछ लिख रहे थे वो सब यहां लिख लेंगे, अदर रिजर्व में जो जो एडजस्टमेंट कर रहे थे वो यहां लिख लेंगे। तो ये ज्यादा आसान है। तो इसके लिए आप ऐसा करें, वो जो बुक में मैंने लिखा हुआ है चैप्टर में पेज 44 पे 44 पे भी, 45 पे भी, हाँ जी, पहले 44 पे, चैप्टर में पेज 44, ये मैंने इधर लिखा हुआ है कैरिंग अमाउंट ऑफ गुडविल। इसको क्या कर लें, नहीं गुडविल रहेगी, कैरिंग अमाउंट की जगह कहते हैं गुडविल एट एक्विजिशन। ये ठीक ऐसे आसान है ना कि आप गुडविल की वो फिगर ले लें जो यहां लिखी हुई है पूरी पूरी, और फिर जो जो इस कॉलम में एडजस्टमेंट कर रहे हैं सारी एक एक करके वहां लिख लें। तो पेज 44 पे ये जो गेन ऑन डिस्पोजल की वर्किंग की हुई है मैंने, इसमें कैरिंग अमाउंट ऑफ गुडविल की जगह यही सेम वर्किंग 45 पेज पे 2 दफा छपी हुई है, एक शुरू में और एक एंड पे, उन दोनों में भी चेंज कर लें, गुडविल एट एक्विजिशन, और आखिरी लाइन भी गुडविल एट एक्विजिशन। सही जगह कम पड़ गई। चलें, करंट एसेट्स में भी कुछ नहीं है, इसका टोटल करिए, मुझे लगता है जगह भी कम पड़ जानी है। इससे आगे मैं यहां आ रहा हूं, इससे आगे इधर आ रहा हूं मैं, क्या बना टोटल इसका 77415।
वो तो गुडविल तो होगी, ये जो नीचे जो एडजस्टमेंट्स लेनी है ये सब लिख रहे हैं नोट्स क्या? नहीं, मैंने लिखा हुआ है ना कि जो जो कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स हैं, मैंने लिखा कि वही है बात। अगर आपको वो जुमला काफी नहीं लग रहा तो आप उसको एक्सप्लेन कर लें। मैंने लिखा हुआ है ना, कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ डिस्पोजल, यानी कैपिटल, अदर रिजर्व, रिटेन अर्निंग, कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स एंड एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो इसमें कवर कर दी हैं। अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो आप लिख लें ऐसे ही। वैसे आपने इसको अपने अल्फाज में लिख लें जो मैं समझा रहा हूं, क्योंकि फिर आप कल को दोबारा पढ़ेंगे, कभी कोई साल बाद पढ़ेगा, कोई 1.5 साल बाद पढ़ेगा, कोई भी 2 महीने बाद पढ़ेगा, तो फिर आपको नहीं याद रहना। ये बात ना आप अपने लिए एक्सप्लेन कर लें कि जिस तरह ये कैपिटल, अदर रिजर्व, प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, गुडविल की वर्किंग में हम एक्विजिशन डेट वाली लिखते थे, यहां पर डिस्पोजल डेट वाली, जो कि ऑलरेडी हम निकाल चुके हुए हैं। वैसे ये कॉलम हम बना चुके हैं ना, तो ये मेहनत कर चुके हैं। और उसके बाद जो जो हमने एडजस्टमेंट्स किए हैं गुडविल में, अदर रिजर्व में, रिटेन अर्निंग में, जो जो हमने एडजस्टमेंट्स की हैं वो सारी एडजस्टमेंट्स लिख देंगे। इसका टोटल बन गया ये। तो हम इस सारी इक्विटी के मालिक थे जिसको हमने 58 का बेचा है? नहीं, इसमें कुछ एनसीआई भी थे। अब वो जो एनसीआई थे ना, इसका 30% नहीं ले लेना, इसका 30 नहीं लेना। वो ठीक आंसर आ जाएगा 30 लेने से भी, अगर प्रोपोर्शनेट पे है तो। फेयर वैल्यू पे नहीं आएगा, इसलिए 30 नहीं दीजिएगा इसका। आप इसकी यही प्रैक्टिस रखिए कि इसमें से क्या माइनस कर लें। उस वक्त एनसीआई की वर्किंग बैलेंस शीट की करते तो क्या करते? बैलेंस शीट में एनसीआई की वर्किंग सोच के कर लेते हैं। वैल्यू एट एक्विजिशन 13,500, अदर रिजर्व में ये 3,000 का 30%। जी ये गैस, रिटेन अर्निंग्स ये। अगर उसी वक्त एनसीआई की वर्किंग कर रहे होते बैलेंस शीट की तो यही करते हैं ना। गुडविल में जो एनसीआई की लाइन लिखी हुई है, इसके ऊपर एनसीआई का हिस्सा और अदर रिजर्व का एनसीआई का हिस्सा, वही कर रहा हूं मैं। तो 27,315 पे 8195 ये एनसीआई की वर्किंग होती जो आप करते, ये उसमें से निकाल देंगे। चाहे तीनों को एक एक करके निकाल दें, चाहे शक्ल सही रखनी है तो इस डब्बे का टोटल देखें, 22। बेहतर है कि आप इस डब्बे का टोटल कर लीजिएगा। ये आपको जब चेंजेस इन इक्विटी का फॉर्मेट बताऊंगा ना, उसमें ये काम आएगा। ये जो मैंने इधर एनसीआई की फिगर्स लिखी हैं, ये कैसे निकालना सीखें, क्या रखें इसको याद, कि डिस्पोजल डेट पे अगर बैलेंस शीट बना रहे होते उस वक्त जो एनसीआई की वर्किंग करते, ये वो फिगर है। आप ये भी कर सकते हैं, करना तो इसमें से इनको माइनस है, तो आप इसमें से तीनों को एक एक करके माइनस कर लें। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप डब्बे का टोटल कर लें, ये सोसी बनाते हुए काम आएगा टोटल। ये मैं 1 मिनट इसको पूरा कर दूं ना, फिर बताता हूं। हाँ इधर, दिस माइनस दिस 54, 1 मिनट, इतने का बेचा, ये था हमारा हक। तो प्रॉफिट कमाया 3980, प्रॉफिट है 58,800 में से 54 माइनस। मैं ये कह रहा था कि अगर एनसीआई प्रोपोर्शनेट शेयर पे होती ना, तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि इसमें से एनसीआई कितनी है तो इसका 30% लेके माइनस कर देते, बाकी इधर आ जाते। ये लाइनें लिखने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन चूंकि एनसीआई फेयर वैल्यू पे है तो फिर तो उसका 30% नहीं ना लेना, जैसे हम यहां करते हैं। यहां पर वैल्यू ऑफ एनसीआई कैसे निकालते हैं? अगर फेयर वैल्यू है तो फेयर वैल्यू लिखते हैं, और अगर प्रोपोर्शनेट है तो इसका 30 ले लेते हैं ना। तो यहां पर भी ऐसे ही करते हैं, अगर प्रोपोर्शनेट होता तो उसका 30 ले लेते, लेकिन अगर फेयर वैल्यू है तो 30 नहीं ले सकते, ऐसे ही करना पड़ेगा। तो आप फिर ऐसे ही करने की आदत डाल लें, बजाय इसके कि डबल याद रखें कि प्रोपोर्शनेट होता तो ये करते, फेयर वैल्यू होता तो ये करते। आप यही स्टैंडर्ड याद रख लें कि जैसे एनसीआई की वर्किंग करते हैं, ये लाइन होती है और ये 2 लाइनें होती हैं। अब बोले, को सवाल कर रहा था क्या? नहीं, रीवैल्यू नहीं हो रही, वो मैंने कंबाइंड सवाल रखा है ना सारे केसेस के लिए, तो ये एसोसिएट में करूंगा इस्तेमाल। जब S to A बनेगी तो फिर A की भी तो वर्किंग आगे चलानी है ना, तो ये उसकी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट के लिए रखी है मैंने। करने की सवाल ये है कि क्या बेचते हुए फिर से कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करनी है? भाई जब बेच ही रहे हैं, वो तो करते थे कि जब हमने गुडविल कैलकुलेट करनी होती थी और उन एसेट्स को कंसोलिडेट करना होता था तो यहां फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट लाते थे। अब जब बेच ही रहे हैं तो फेयर वैल्यू पे अपडेट करके बेचें।
बेचते हुए फेयर वैल्यू एक्सरसाइज करनी है? नहीं, वो तो खरीदते हुए था ताकि एसेट्स भी सही अमाउंट पे रिकॉर्ड हो जाए और गुडविल भी सही निकले। अब तो सब फेंक ही रहे हैं। अब जब सारा कूड़ा ही फेंकना है तो उन दो के क्यों फेंकना है, बस फेंके उनको। ये जो कैलकुलेट किया था इसका टोटल है 77415। जिस वक्त हम एस के शेयर्स बेच रहे हैं उस वक्त एस की इक्विटी टोटल इतनी थी, इतनी, उसमें से एनसीआई वालों का इतना था, तो फिर हमारा कितना था? गेन ऑन डिस्पोजल। बस अब इसको, इस फिगर को क्या करूं, ये इधर रिटेन अर्निंग में आ जाएगा। थ्री 980 और बस इनको क्लोज कर दें। इसका ले आए यहां पर 48505 का 80% और शेयर इन जी 27315 का 70%। 38804 19121। वन फोर नहीं, नहीं है, नहीं आ रही है, नहीं है। अच्छा अच्छा, एक गलती हो गई। ये जो पी ने ये शेयर्स बेचे होंगे, पी ने शेयर्स बेचे भी होंगे ना, तो पी ने उनके साथ क्या किया होगा? पी ने जब उनको बेचा होगा तो यकीनन बेचते हुए उस पर प्रॉफिट रिकॉर्ड किया होगा, तो वो प्रॉफिट रिवर्स कर दें। अच्छा, पी ने शेयर्स कितने के बेचे होंगे? 58,800। खरीदे कितने के थे? 33,600। तो पी ने जो प्रॉफिट रिकॉर्ड किया होगा वो रिवर्स कर देते हैं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स 25,200, ये रिवर्स कर देते हैं। पेरेंट ने जो शेयर्स बेचे तो उसने अपने हिसाब से प्रॉफिट रिकॉर्ड किया होगा, वो नहीं, ये होना चाहिए, तो वो रिवर्स कर दिया ये, तो ये बन गया 118,705। यही शुरू का अदर रिजर्व्स के साथ कर लें तो इसका 80, 2000, इसका 70, 18,100। एनसीआई एक ही रह गई है, बाकी लिक्विड वाली। $11,200। अदर रिजर्व्स में एनसीआई का हिस्सा 2500 का 20%। रिटेन अर्निंग्स में एनसीआई का हिस्सा 48,505 में 20%। 9701 21। चलें, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स है उड़ाने की जरूरत के, बस ठीक है। लिक्विड वाली इन्वेस्टमेंट तो उड़ानी है ना, गैस वाली चलो बेच दी है, बेच दी तो वो तो बेच दी हुई है ना, वो तो उसने बेच दी हुई है, तो पीछे रह गई सिर्फ ये वाली इन्वेस्टमेंट 48, ये निकाल देते हैं। बंद करें जी बैलेंस शीट।
ये क्या बना? नहीं यार 16, अच्छा ठीक है 165,875। इन्वेस्टमेंट्स 32,000। गुडविल जज्बाती होकर दोनों नहीं लिख देनी, सिर्फ लिक्विड वाली 333,000। करंट एसेट्स 45। $246। कैपिटल सिर्फ पेरेंट का, कैपिटल सिर्फ पेरेंट का 50,000। अदर रिजर्व्स 18,100। रिटेन अर्निंग्स 118,705। NCI 21401। और मैंने मिटाई हुई आपके पास हैं करंट लाइबिलिटीज़ 38,000। देखें टैली है क्या जी? इन्वेस्टमेंट वाला 48 ये तो उसने बेच दी ना, ये तो आ भी नहीं रही होगी इन्वेस्टमेंट में, लेकिन ये तो इन्वेस्टमेंट आ रही है, ये तो वही एस वाली इन्वेस्टमेंट है जो उड़ाई है। हाँ जी टैली है, ₹1 का फर्क है, चलें कोई बात। ये था 804 401, नहीं तो फिर तो बराबर होना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं। ये अभी पार्ट ए किया मैंने, अब पार्ट बी, सी और डी करते हैं। इसकी सारी वर्किंग अच्छी तरह देख लें। पार्ट बी में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, पार्ट बी कर देता हूँ, बाकी फिर नमाज के बाद। ये सवाल में आपने इन्वेस्टमेंट कल की दी थी 40 और गैस की दी थी 33,600। तो ये बंदी काफी चीज जो बैलेंस शीट में आ रही है वो 70,000 तो 33,600 नहीं आ रही ना, तो बेच दी हुई है, वो बेच दी हुई है ना। ये वर्किंग्स देख लें अच्छी तरह, कुछ पूछना है तो बताएं, फिर बी करता हूं, फिर करता हूं ब्रेक। कुछ नहीं पूछना है ना। रिक्वायरमेंट बी,
पार्ट ए डन ना, चले पार्ट बी कर रहा हूं मैं। पार्ट बी में क्या हो रहा है, 70% शेयर्स थे, 60 बेच दिए, 10 रख लिए, सब्सिडरी गई, इस पे क्या फर्क पड़ेगा? गुडविल सेम रहेगी, ये भी सेम रहेगा। हाँ जी, आपको तो सारी करनी पड़ेगी, लेकिन आप ना करें ना, आप कहें गुडविल सेम है बस, ठीक है। ये अदर रिजर्व्स सेम रहेगी। पीपी सेम है, क्योंकि फर्क तो सिर्फ वो गैस वाली इन्वेस्टमेंट पे ही है, बाकी तो सेम है। इन्वेस्टमेंट की फिगर बदल जाएगी, करंट एसेट्स वही रहेंगे। ये सेम रहेगा। चले पार्ट बी कर रहा हूं, और सामने देख लें, फिर इसमें से आपने जो नोट करना हो, अगर कुछ करना हो तो कर लीजिएगा, नहीं करना था ना सही। कहाँ नहीं किया ना, वो मैंने उसमें चेंज करनी है ना, इन्वेस्टमेंट्स में भी एक चेंज आनी है, तो मैंने इसलिए इन्वेस्टमेंट को बगैर एडजस्टमेंट के किया है। ठीक है 48 फिर माइनस कर दूंगा, लेकिन मैंने भी इस ब्रैकेट को वापस किया कि इसमें एडजस्टमेंट्स करनी है। जिसको रिटेन किया हुआ है वो तो इस सवाल में वैसे ही है, लिक्विड वाला कॉलम अदर रिजर्व, रिटेन अर्निंग, गुडविल, ये तो वैसे ही रहेगा। चूंकि सब्सिडी गैस की भी बेच ही रहे हैं, गुडविल की वर्किंग भी यही रहेगी, रिटेन अर्निंग अदर रिजर्व यही रहेगी। गेन ऑन सब्सिडी बेचना निकालते हैं। 2100 शेयर्स थे, बेच कितने रहे हैं? बी हैं जी, 1800 शेयर्स बेच रहे हैं, कितने का एक? 28 का एक। कितना कैश मिल गया? 50। लेकिन जो रिटेन कर लिए, फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट रिटेन्ड, उनकी यहां क्या वैल्यू लिखूं? फेयर वैल्यू। उस वक्त ये जो 300 शेयर्स रिटेन कर लिए, उस वक्त ये कितने की फेयर वैल्यू वाले थे? रिक्वायरमेंट बी में शायद लिखा हो 27 के, 27 या 29, उस वक्त 27 के थे। कितना? ये ऐसे ही रहेगा, तो गेन ऑन डिस्पोजल बन गया 3680। तो गेन ऑन सब्सिडी डिस्पोजल बन गया 3680। 3680। अच्छा, अब जो अभी भी सोए में, वो अब जरा ध्यान से सुने बात। पेरेंट ने एक तो अपनी बुक्स में इन शेयर्स बेचने पे गेन रिकॉर्ड किया होगा, वो रिवर्स कर देते हैं। वो पेरेंट ने कितना रिकॉर्ड किया होगा? जो उसने प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स रिकॉर्ड किया होगा, वो किया होगा इतना कि उसने शेयर्स बेचे 50400 के, जो खरीदे कितने के थे? नहीं, 33,660/70। जितने शेयर्स खरीदे थे सारे थोड़ी बेच दिए, उनमें से 70% खरीदे थे ना, 60% बेचे, तो इतनी कॉस्ट के शेयर्स उसने इतने के बेचे। पिछले पार्ट के अंदर सारे शेयर्स बेच दिए थे, तो इसलिए 58,800 में से 33,600 माइनस किया था। अब सारे नहीं बेचे, 70% शेयर्स खरीदे थे, 60 बेचे, तो ये उनकी प्रोपोर्शनल वैल्यू। कितना प्रॉफिट पेरेंट ने अपनी बुक्स में लिख लिया था? 21। ये रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, 600। अच्छा, ये बेचे कब? 1 जनवरी 20। और जो 10% रिटेन कर लिए, उन पे IFRS 9 लगना चाहिए था, जो कि पेरेंट ने नहीं लगाया हुआ। कैसे पता नहीं लगाया हुआ? बैलेंस शीट में ऊपर
इन्वेस्टमेंट्स एट कॉस्ट लिखी हैं, तो इसका मतलब पेरेंट ने FIRS 9 की भी अकाउंटिंग सही नहीं की। तो जो अभी इस वक्त ये हमने रिटेन्ड इन्वेस्टमेंट 8100 बनाई है, इसको ईयर एंड तक पहुंचाना है कितने पे, तो उस पे मजीद फेयर वैल्यू का गेन लॉस आएगा, वो हम यहां पर इनकम बना लेंगे। 300 शेयर्स कहां तक पहुंचा देने, 29 तक, नहीं हाँ ठीक है 27 से 29। जी 600। ये तीनों फिगर दोबारा देखें। सब्सिडरी बेचने का गेन, इसमें चेंज ये की कि जितना कैश मिला वो तो वैसे ही है, जितनी इन्वेस्टमेंट रिटेन कर ली उसको यहां फेयर वैल्यू पे रखा, और ये ऐसे ही है कि हमने सारी 70% बेच दी, क्योंकि सब्सिडरी तो गई तो सारी 70% बेच दी। इतनी वाकई बेची, इतनी अगर बेचते तो कितने की बेचते। तो गेन और डिस्पोजल की वर्किंग में फर्क ये पड़ेगा कि ये एक लाइन आ जाएगी। और अब इसके ऊपर चूंकि IFRS 9 लगना है और पेरेंट ने नहीं लगाया हुआ, तो उसको फिर ईयर एंड तक और बढ़ाया और ये 600 का गेन और रिकॉर्ड कर लिया। और ये दोनों ऐसे ही जो पहले लिखे हुए थे, एड शेयर इन लिक्विड 38804 और शेयर इन गैस जो पहले लिखा हुआ था 19121। वन डबल टू 60 सही सी बताना यार। 600 को लिख सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स बाय डिफॉल्ट फेयर वैल्यू थ्रू P&L होता है। अगर फेयर वैल्यू थ्रू OCI हो तो फिर वो एक अलग क्लास बताई होती है कि जी इनिशियल रिकग्निशन पे कसम खाई थी, वरना बाय डिफॉल्ट फेयर वैल्यू थ्रू P&L होता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में पढ़ा था ये हैं। टेस्ट बहुत जरूरी नहीं था, आपका पढ़ना बहुत जरूरी था। टेस्ट के लिए पढ़ लेना था, ICAP के पेपर्स के लिए नहीं पढ़ना था। इसमें बताएं क्या करूं। एक तो 48 माइनस कर देते हैं, और उसके अलावा पेरेंट ने ये जो बेच दिए, ये तो अपनी बुक्स में से निकाल दिए होंगे। 10/70 ऑलरेडी आ रहे होंगे, तो आने दें। उसे अपडेट करना है कितना, हाँ उस दिन भी तो गेन आया होगा, वो इसमें मिल गया है। देखिए हमने ना इन्वेस्टमेंट रिटेन को यहां 27 रुपए पे अपडेट किया, तो इस पे भी गेन बना जो इसमें कवर हो गया, लेकिन पी की बैलेंस शीट में तो वो पुरानी कॉस्ट ही रिकॉर्डेड है। तो इसका वैसे आसान तरीका, आसान तो खैर क्या आसान, कुछ भी जिंदगी में आसान नहीं है। जो बुक्स में इसकी बच गया वो निकाल देते हैं और अपडेटेड फिगर डाल देते हैं। तो 33,600 का 10/70 रह गया था, वो निकाल देते हैं, और अपडेटेड फिगर है ये 329, ये अपडेटेड है। ये इसने जो अपनी बुक्स में रखा हुआ है वो निकाल देते हैं, और अब जो हमने उसको 29 रुपये पे अपडेट कर लिया है वो डाल देते हैं। कितना, 8700। देखें इंशाल्लाह टैली होगी। देखें ज़रा बैलेंस शीट टैली करके होती है कि नहीं होती। अदर रिजर्व्स तो वही रहेंगे 18,100, NCI भी वही रहेगी 21,401, रिटेन अर्निंग्स 22,605, इन्वेस्टमेंट बन जाएगी 35,900। देखिए बैलेंस शीट टैली, हैं, कोई बात नहीं यार, इकट्ठे कर 2 रुपए हो गए। वर्किंग में एरर है कहाँ बताएं। वो तो एक्सेल में फार्मूला लगा हुआ है ना, ये तो
अभी टिकट देखना सॉलिड तो शेयर इंडिकेटर से हाँ 804 और ऐसे के साथ 704 वही कह रहा हूँ ना, ये जो 38804 है, हो सकता है 38803.7 हो, उसको उसने 4 कर दिया। इसी तरह जो 19121 है, हो सकता है 19120.8 हो, तो वो इंडिविजुअली तो 4 और 1 पे राउंड ऑफ हो गए, लेकिन उनको जब मिलाया तो वो 0705 नहीं बन सका होगा, तो वो राउंड ऑफ एक्सेल पे हुआ होगा। फुल डिस्पोजल डन और S2 इक्विटी इन्वेस्टमेंट डन। चलें जी, लेक्चर 868 यहीं ख़त्म करते हैं, फिर S2A और S2 छोटा S करते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।